your practice of these questions. Now we are on session 4 of these MCQs. Already I have made 2 to 3 sessions for your practice questions. Those who have not watched, the very last on the top, the link is given. Start practicing with me because your UGC NET exam is very near and most of the students are waiting regarding these MCQs, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और ये क्वेश्चंस आपको आइडिया दें कि कैसे क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में आ सकते हैं. सो यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं. अगर अभी आप ये स्टार्ट कर रहे हो और आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार यू कैन गो टू माय सेशंस, कंप्लीट योर टॉपिक्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि आप मेरे साथ ये जब MCQs करो तो आप खुद भी सॉल्व करते जाएं. और जिसको जो भी आंसर ऑलरेडी पता है आप कमेंट करते जाइए साथ साथ, लाइक क्वेश्चन नंबर एंड इट्स आंसर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड इवन आई कैन नो हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग विद मी. ओके, सो यूनिट 1 के लिए यू हैव टू गो टू माय other channel, that is Learn with Nishman. That link is given on the top. इसमें आपको यूनिट 1 UGC नेट का मिलेगा, बिकॉज इन करंट दिस चैनल वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम यूनिट 2. The very first question in front of you is an important tariff in a labor surplus economy distributes income in favor of. Import tariff में labor surplus economy में income किस में distribute होते हैं, in favor of whom? Landlords, wage earners, owners of capital and skills, या governments. So it's owners of capitals and skills. Your answer, option C. Next, international trade theory, which provides that capital intensive country should export labor intensive goods. जो हमने theories of international trade की थी स्टूडेंट्स, ये उस पर फोकस्ड है. तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो capital intensive country होनी चाहिए, they should export labor intensive goods and import capital goods. This is referred to as Leontief paradox, Heckscher-Ohlin theory, mercantilism theory or theory of comparative advantage. So it option is option 2. Heckscher-Ohlin theory ने हमें ये this intensive के बारे में बताया था. Next we have is the following table shows cost per unit of the production of two goods, wheat and cloth के आपको यहाँ पर cost दिए गए हैं in two countries. Suppose wheat X कंट्री में ₹50 है एंड Y में 350 है, क्लोथ X में 100 है और Y में 500 है, with no transportation cost and free trade. So which one of the following will take place? No trade will take place between them, या फिर X will export wheat and import cloth. क्यों? क्योंकि उनको X में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम wheat को करेंगे तो वहाँ पे उस प्राइस का ज़्यादा है ना. दोनों में कंपैरेटिव एडवांटेज यहाँ पर हम थ्योरी लगाएंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज वीट में. सो ऑप्शन बी आई कैन से दैट एक्स विल एक्सपोर्ट वीट. ओके, बिकॉज यहाँ पर आ रहा है ये 7 टाइम्स, इफ यू कैन से डिफरेंस, यहाँ पर आ रहा है 5 टाइम्स, तो कंपैरेटिव एडवांटेज एक्स को किस में हुआ, वीट में. सो दैट्स व्हाई ही विल एक्सपोर्ट वीट एंड इंपोर्ट क्लोथ. Question number 4 we have match the following list 1 with list 2, select the answer. So आई होप आप जो मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है कि हमें कैसे मैच करना है. जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो उसको हम पहले ऑप्शंस में चेक करेंगे. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी हैव इज कंपैरेटिव कोस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. कंपैरेटिव कोस्ट थ्योरी हमें किसने दी थी, डेविड रिकार्डो, ऑप्शन 3. तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 कहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो अभी हम दोनों लेकर चल रहे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसमें अभी थोड़ा डाइसी है. नेक्स्ट, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इसके बारे में आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर. अभी जस्ट हमने किया हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी. तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 ए और सी में ये भी यहाँ पर गिवन है, तो अभी भी हम दोनों में कंफ्यूज है. नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड. तो यहाँ पर अब आता है दैट यू शुड रिमेंबर सर्टेन नेम्स, उसके लिए आप श्योर रहें. तो इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये थोड़ा हमें पता है, दैट इज गॉटफ्रीड हैबरलर. सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जाएगा. ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4. After then, in the two good Ricardian trade model, complete specialization in production occurs in free trade equilibrium because the production possibility frontier satisfies increasing opportunity cost. There are diminishing returns to the factor of production. There are increasing returns. The production possibility frontier satisfies constant opportunity cost. So your answer should be option D. Option D is the correct.
नेक्स्ट इज मैच आता है फिर अगेन हमारे पास लिस्ट 1 लिस्ट 2. हेयर वी हैव अपॉर्चुनिटी कोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड. सबसे पहले हम ये देखते हैं ये किसका है. ओके, ऑप्शन सी किसके जाएगी. अपॉर्चुनिटी कोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड इज जी हैबरलर. अभी जस्ट हमने जो किया है. डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज एल्फर्ड मार्शल एंड एजवर्थ. तो ये दो ऑप्शन हमें देखने को मिल रही हैं इन ऑप्शन बी. सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर सिक्स्थ वन. Seventh is where the foreign offer curve has an elasticity of 1, the optimum tariff will be. Elasticity अगर 1 है तो tariff कितना जा सकता है, will be infinity. Okay, 1 के केस में infinity होता है, so option A is correct. After then, if the sum of the elasticities of the exports and imports is less than 1, then devaluation will further aggravate the deficit of balance of payments. Who has given this view? ये पर्टिकुलर थ्योरी मेंशन है और उसके लिए आपको थ्योरी करनी पड़ेगी और ये थ्योरी हमें दी है मार्शल एंड लर्नर. ये नाम भी आपने सुना होगा जब मैं आपको करवा रही थी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 8. नेक्स्ट इज इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ हैंडमेड कारपेट्स. इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं हैंडमेड कारपेट्स एंड इम्पोर्ट करते हैं हम हाई टेक प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइक कंप्यूटर मेमोरी चिप्स, प्रिंटर्स. सो दिस पैटर्न ऑफ इंडिया ट्रेड, ये क्या कौन सा पैटर्न है. रिकार्डियन थ्योरी का है, हेक्स्टर रोलिन का है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू परचेजिंग पावर. लेबर थ्योरी, बिकॉज जो हैंडमेड कारपेट्स है उसके लिए हमारे पास लेबर जो है वो अबेंडेंट में है. हाईटेक प्रोडक्ट्स के लिए अभी हमारे पास लेबर इतनी नहीं है. वी डोंट हैव दैट मच एजुकेटेड स्किल्स यू कैन से और स्किलफुल कैंडिडेट्स. क्वेश्चन 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ओलिगोपोलिस्ट्स. ओलिगोपोलिस्ट होते हैं कि जो मेंबर्स लाइक यू कैन से द देर आर फ्यू मेंबर्स और वो आपस में ग्रुप बनाकर अपना ही क्या करते हैं, डिमांड अकॉर्डिंग सप्लाई अकॉर्डिंग प्राइस तय करते हैं. तो ये कौन सा पर्टिकुलर है, ओपेक कंट्रीज, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज जो है, ये एक ग्रुप है ओलिगोपोलिस्ट का एंड दिस इज़ वेरी फेमस. हम हमेशा जब भी ओलिगोपोलिस्ट का बारे में पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल ओपेक कंट्रीज का ही लेते हैं. आई होप आप अपने स्कूलिंग जब आपने की होगी तो तभी भी ओपेक के बारे में सुना होगा. क्वेश्चन 11th वी हैव इज फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. जो थी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, किसने बनाई थी, जल्दी से बताएंगे. दिस इज डेविड रिकार्डो, बर्टल ओहलिन, जे.एस. मिल और सी.पी. किंडलबर्ग. सो दैट वाज गिवन बाय बर्टल ओहलिन. हेक्स्टर ओहलिन थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी. बर्टल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स हेक्स्टर बर्टल. All right. Then from the following modes of international business, identify the mode which involves strategic alliance. जिसमें एक strategy fully आप किसी के साथ alliance करते हैं, मिलते हैं उनके साथ. फ्रेंचाइजी लेना, लीजिंग, टर्न की प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर. बिकॉज अलायंस कर रहे हो आप किसी के साथ मिल रहे हो, सो इट्स यू आर डूइंग अ बिजनेस जॉइंटली. This is joint venture. Next comes question 13. To ensure the validity of Hexter-Ohlin theory of trade to be valid, the relative factor endowments of two countries क्या होने चाहिए, जो factors हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, divergent as possible. जितने अलग हो सकते हैं, similar होंगे तो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट है, ट्रेड है, वो होगा ही नहीं. Which of the following expressions amount to the import restrictions measures? इम्पोर्ट मतलब कि इम्पोर्ट करने में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, इनमें से कौन सी हैं जो लगाई जाती हैं. लेट्स हैव अ लुक हेयर. सो करेंसी कंट्रोल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईपीजेज मींस एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स. तो ये तो होना नहीं चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, एक तरीके से इम्पोर्ट को रोक नहीं रहे हैं. तो करेंसी कंट्रोल वन ऑफ द थिंग. टेरिफ कट्स, नो. इम्पोजिशन ऑफ टेरिफ्स, यस, टेरिफ कट किया गया तो इसका मतलब आप कर रहे हो. इम्पोर्ट में टेरिफ्स को इम्पोज किया जाता है. लास्ट इम्पोजिशन ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर, टेरिफ या नॉन टेरिफ कुछ भी लगाओ, बैरियर तो है ही. सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन 14. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन 15. एन एमएनसी दैट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन द होम मार्केट एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज. तो ऐसी एमएनसीज को हम क्या बोलते हैं, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक. दे आर जियोसेंट्रिक, दे आर मेकिंग बैलेंस बिटवीन होस्ट एंड होम कंट्रीज. सो ऑप्शन सी. In international trade, which of the following is a non-tariff trade barrier? ये एक non-tariff trade barrier है. Which one it is? Quotas, import bans, export controls, anti-dumping laws. लॉज जो होते हैं जितने भी तरीके के नॉन टेरिफ होते हैं, यहाँ पर आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करनी है. सो 16th का ऑप्शन डी रहेगा. कमिंग टू क्वेश्चन 17th, मैच इज देयर लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लेट्स हैव अ लुक. सो here it is given that current account,
करंट अकाउंट में हमारे क्या जाएगा, करंट में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होते हैं, विजिबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्लियरली मेंशन है, ये बहुत इजी था। सो ए का ऑप्शन 4 रहेगा। हेयर वी हैव बी और सी में। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, ऑफिस कैपिटल, ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। देन यूनिलेटरल पेमेंट्स, यूनिलेटरल पेमेंट्स हमारी कौन सी है, रिपेरेशंस। एंड दी ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट, रिजर्व्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर इट, क्वेश्चन 17। Moving to next question number 18. When a company takes over another one and clearly becomes a new owner, तो ये क्या कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन, वेरी इजी। देन क्वेश्चन नंबर 19, मैच द आइटम्स ऑफ द लिस्ट 1 विद द आइटम्स इन द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट अ करेक्ट। विशेष कृषि उपज योजना, ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम देखेंगे विशेष कृषि उपज योजना टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा ए का होगा थर्ड, देखेंगे थर्ड सी एंड डी में। मूविंग टू नेक्स्ट, ईपीसीजी। ईपीसीजी मीन्स here we have, coming to the next one, scheme intending to reduce difficulty of exports, DFRS, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। देखिए ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, DPV मीन्स डी का 2 है, तो ये हमने 2 फाइनल किए थे, तो ये आपको ऑप्शन डी में मिलता है। 19 का आपका ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो बनाए जाते हैं उनकी क्या एडवांटेज नहीं है। सो इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, diversion of large tracts of farmland, no, it's not that. So question number 20 is option B, its answer. Then which of the following is or are assumptions of law of one price, क्या क्या assume किया जाता है इस theory में। So next we have is restrictions on the movement of goods between one countries, no transportation cost, no tariff. So 2 and 3 are assumed here, no transportation cost होनी चाहिए, no tariffs होना चाहिए। So option 2 and 3 सी आपका इसका ऑप्शन रहेगा। द रिकार्डियन थ्योरी जो है हमारी, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, इट रिलेट्स टू शॉर्ट रन आउटकम, इंटरमीडिएट आउटकम, लॉन्ग रन आउटकम, या ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स रिलेट टू शॉर्ट रन आउटकम। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वो शॉर्ट रन में होते हैं, लॉन्ग रन में सब चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन इन द हेक्स्टर-ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, 2 फैक्टर मॉडल। यस, फैक्टर एंडोमेंट थी तो 2 फैक्टर इसमें लेकर चलते हैं, ऑप्शन ए, वेरी इजी। क्वेश्चन 24, आई होप जो भी मेरे साथ जिन्होंने सिलेबस किया था तो आपको ये अब MCQs इतने टफ नहीं लग रहे हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंश्योर्ड टू द कंज्यूमर इन ग्लोबलाइजेशन, क्या उनको इंश्योर नहीं किया जाता है, लोअर प्राइसेस, बेटर सिलेक्शन, क्लियर ऑरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंश्योरमेंट नहीं होती है, दिस इज नॉट इंश्योर्ड कि गुड्स कहाँ से ऑरिजिन में आए हैं। ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस एक्सेप्ट वन, तो वो एक्सेप्शन आपको देखनी है, वो ग्लोबलाइजेशन का फीचर नहीं है। एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ MNCs, ये फीचर है। रिडक्शन इन आर्टिफिशियल बैरियर्स टू ट्रेड, ये भी एज इसका फीचर है, रिडक्शन हुई है। इंक्रीज इन इंटरनेशनल बैरियर्स, तो ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका होना चाहिए, कोई इंटरनेशनल बैरियर नहीं है, इंटरनेशनल बैरियर होता तो ग्लोबलाइजेशन होती ही नहीं। ऑप्शन सी 25th का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हेयर वी हैव गिवन असर्शंस एंड रीजंस, आपको बताना होगा विच वन इज करेक्ट। The import volume tends to be very high when there is simultaneous high economic growth rate and sharp fall in the relative price of imports. बिल्कुल ठीक बात है, import तब होता है जब आपकी इकोनॉमी बूस्ट करती है और relative price भी लो हो जाता है। Next reason, high rate of growth, ceteris paribus, is associated with rise in imports and increase in the imports. Ceteris paribus is associated with fall in relative price. Both are the same thing. Both and A are correct and R is the right explanation. So your option A is its answer. Then question 27, consider again there is assertion and reason we have. तो ये भी जब आप रीड करोगे A is correct और R इसकी करेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन दिखेगी। 28th क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मीन्स ये ग्लोबलाइजेशन को फेवर नहीं करता, क्या नहीं करता, वाइड बेस, ये तो फेवर करता है, वाइडली स्प्रेड है, नीश मार्केट, येस इट्स ऑल्सो फेवर्स, ऑब्सोलिसीन, नो it's not obsolescene, means it's not depreciating, it's not like that.
Now we have matching measures towards the globalization, liberalizing the inflow of FDI. इट्स द फर्स्ट, ए का आपका 3 रहेगा. ऑफशोरिंग, ऑफशोरिंग में ग्लोबलाइजेशन मीन्स आप ऑफशोर कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हो, सो बी का हमारा फर्स्ट है. तो 3 एंड 1 कहाँ पर आपको दिख रहे हैं? ऑप्शन ए में. तो 29th का आपका ऑप्शन ए रहेगा. हमने दो फर्स्ट जो ये मैच थे उन्हीं से ही अपनी जो आंसर है उसको पता लगाया. देन वी हैव क्वेश्चन 30 भी इन फ्रंट ऑफ यू. Globalization is a term used to describe the process of removal and restrictions. क्या क्या restriction remove होती है? Foreign trade, yes. Foreign direct investments में भी ये restriction हटाई जाती हैं. Flow factors में भी. So all of the above is your answer. Option D. According to Michelle Porter, which of the following can be identified as 4 determinants of national competitive advantage? तो ये आपके पास 6 है, इनमें से आपको 4 बताने हैं. ऐसे कौन से 4 determining factors हैं जो national competitive advantage को दर्शाते हैं? So you have these, read all of them. Factor conditions, then demand conditions, दोनों है ये. Firm strategy, structure, rivalry, yes. Related and supporting industry. So I think first 4 is the answer. Option C is your answer. Next question, under communism, which of the following persons gave the surplus value theory of wage? किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने, कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ, एफ.ए. वॉलकर. सो इफ यू रिमेंबर रिगार्डिंग कम्युनिज्म तो हमारे माइंड में कार्ल मार्क्स ही आएंगे. ऑप्शन बी इज करेक्ट. लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? का बेनिफिट नहीं है. इंक्रीजिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसका है ऑप्शन. बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है. कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर कुछ हाथों में रह गई नहीं, वो प्राइवेटाइजेशन से तो आपने इकोनॉमिक पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कंसंट्रेट नहीं किया. सो ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए. इट इज नॉट द बेनिफिट. 33 का हमारा है ऑप्शन बी. लास्ट क्वेश्चन, which of the following are the main benefits of international trade? So what are those benefits? This question is not here, so we will cover that in next session. Okay, 34 को अभी हम यहाँ पर लीव करते हैं. नेक्स्ट अभी क्वेश्चन 33 तक. तो आई होप आपका प्रैक्टिस अच्छे से हुई है, आप मेरे साथ क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं. इट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. दोज हु आर नॉट कवरिंग योर सिलेबस विद मी, स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज वी आर covering very important topics from unit 9 पर अभी हम हैं. and recently I started RTI Act. so इसका मैं आपको लिंक टॉप पर दे रही हूँ, जाइए और इस सेशन को कंप्लीट कीजिए. comment us if you really like this video, gives a thumbs up, like it, share and subscribe it more and more. More you subscribe, more confidence we will get. Thank you.